नमस्कार साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता चल ही गया होगा, ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर रॉकेट बरसा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कब से शुरू होती है, इनका पूरा हिस्ट्री क्या है, इसको हम जानेंगे। और ये दोनों ही देश वर्तमान में एक दूसरे के ऊपर रॉकेट बरसा रहे हैं, जिसमें 43 फ़लस्तीन नागरिक मारे जा चुके हैं और 6 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। तो हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन आपस में युद्ध कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर रॉकेट बरसा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव पीसीएस में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी पुराना है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की जड़ जो है ईसा पूर्व से पहले तक जाती हैं। बाइबल में भगवान ने इजराइल के इलाके को यहूदियों के लिए चुना था। बाइबल जो है ईसाइयों की जो धार्मिक बुक है, उसमें ये कहा गया है कि इजराइल का जो इलाका है वो मुख्य रूप से यहूदियों का घर है। इसीलिए जो यहूदी हैं वो इजराइल को अपना घर मानते हैं। हालांकि इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि इजरायलियों को अपने घर यानी इजराइल से कई बार बेदखल होना पड़ा और उन्हें कई अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़मीन पर अंततः आके बस गए। दूसरी ओर अगर हम देखें फिलिस्तीनियों का, तो फिलिस्तीनियों का मानना ये है कि भले हो सकता है कि इनकी बाइबल में ऐसा लिखा हो कि ये इजरायलियों का घर है, लेकिन हम यहाँ पर रहते आ रहे हैं तो ये ज़मीन हमारी है। तो यही दोनों पक्षों का दावा है और इसी को लेकर के विवाद जो है चल रहा है। ये तो बात हुई पुरानी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आधुनिक संघर्ष है, जो रिसेंट जो विवाद चल रहे हैं, या अगर हम देखें आधुनिक युग में इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो फिलिस्तीन का एरिया है उस पर शासन था ऑटोमन साम्राज्य का। जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका कब्जा था फ़लस्तीन पर। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, और जब ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो ऑटोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद जिस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य यानी फिलिस्तीन पर जो ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था वो अब आ गया ब्रिटेन के पास। ठीक है, अब जब वो ब्रिटेन के पास आ गया तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने यहूदी लोगों को, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है ये यहूदियों की है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, यहूदी लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया और उनको कई तरीके की यहाँ पर सहूलियत उपलब्ध करवाई गई। उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बसाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई जिससे वो यहाँ पर आ सकें। 1920 और 1945 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, बेसिकली अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। आप सभी को पता होगा कि जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, वह यहूदियों से बेहद ही नफरत किया करता था और उसने पोलैंड में रहने वाले बहुत सारे करीब 3 लाख यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों का बड़े पैमाने पर होमिसाइड हुआ, उन्हें मारा गया, गैस चैम्बर में उनको डाल के मारा जाता था। तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए, नरसंहार से बचने के लिए जो यहूदी लोग थे वो फ़लस्तीन में आना शुरू हो गए। बेसिकली जो उनकी पुराना घर था बाइबल के अनुसार उसमें आना शुरू हो गए और धीरे धीरे यहूदियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती गई। इस बढ़ती जनसंख्या से फ़लस्तीनियों और यहूदियों में टकराव शुरू हो गया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन इस टकराव को संभालने में नाकाम हो गया। जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब तक चीज़ें ठीक ठाक रहीं, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इस समस्या से अपने हाथ दूर कर लिए। उन्होंने कहा भैया यहूदी लोग अपना देखें और जो फ़िलिस्तीनी है वो अपना देखें। यानी बेसिकली बात ये हुई कि ज़मीन के एक ही टुकड़े पे यहूदियों और फ़लस्तीनियों दोनों को ही बसा दिया गया। जब ये दोनों बसा दिए गए तो फिर इस समस्या को जब ब्रिटेन संभाल पाने में सक्षम नहीं रहा तो उसने क्या किया, उसने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाना उचित समझा। जब ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में गया तो यूएन ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत इस पूरे ज़मीनी इलाके को, जिस पर फ़लस्तीनी और यहूदी एक साथ मिलकर रह रहे थे, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी एक हिस्सा बना दिया यहूदी लोगों के लिए और एक हिस्सा बना दिया जो फ़लस्तीनी लोग थे उनके लिए। और इनका जो कॉमन सिटी था जिसका नाम था यरूशलेम, उसको एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया। यानी ये किसी एक देश का नहीं है, इस पर सभी देशों का समान अधिकार है जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनका।
तो इस तरीके से ये जो है चीज़ें यहाँ पे सुलझाने का प्रयास किया गया। आगे हम देखेंगे कि आखिरकार यरूशलेम का मुद्दा क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा यूएन में गया और यूएन ने कहा कि इस ज़मीन की ये जो ज़मीन का हिस्सा है इसको फ़लस्तीनियों और यहूदियों में बांट देना चाहिए, तो तभी से जो है समस्या खड़ी हो गई। बाद में क्या होता है, बाद में 14 मई 1948 को इज़राइल एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। ये महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 14 मई 1948 को जब इज़राइल वजूद में आता है, इससे पहले इज़राइल नाम का कोई देश नहीं था। 14 मई 1948 को जब इज़राइल वजूद में आया तो उसके जो पड़ोसी देश थे, जो अरबी देश थे उसके आसपास, जैसे मिस्र हो गया या सऊदी अरबी हो गया या जॉर्डन हो गया या सीरिया हो गया, तो इन लोगों को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। उनको लगा ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, मुसलमानों की भूमि को यहूदियों को दे दिया गया। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया। यानी जिस साल ये बना है उसके कुछ समय बाद ही हमला कर दिया गया और इस हमले में इज़राइल ने इन तीनों देशों को पराजित किया। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। 1967 में एक बार फिर इन तीनों देशों ने मिलकर हमला किया इज़राइल के ऊपर। ये जो हमला था, इसी हमले को हम कहते हैं 6 डेज़ वॉर। ये था 6 दिन का युद्ध। इस 6 दिन के युद्ध के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए 6 डेज़ वॉर जो है वो किस किस के बीच में हुआ। तो 6 डेज़ वॉर जो है वो हुआ इज़राइल, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेना के बीच में, जिसमें एक और इज़राइल था और एक और ये तीनों देश थे। इस 6 दिन के युद्ध में इज़राइल ने बड़ी आसानी से इन तीनों देशों को हरा दिया और अब तक जो हिस्सा आधिकारिक रूप से यूएन के द्वारा दिया गया था इज़राइल को, वो तो उसको मिल ही गया। इसके अलावा उसने क्या किया, उसने वेस्ट बैंक, गाज़ा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जो कि हिस्से इन देशों के अधीन आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि इज़राइल ने क्या किया, जो उसका हिस्सा था, यानी ये जो तीनों देश थे ये एक्चुअल में इज़राइल को मारने आए थे या इज़राइल की ज़मीन पर कब्जा करने आए थे। लेकिन इज़राइल ने क्या किया, इनको मार करके भगा दिया और उल्टा इन्हीं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से ये जो है चीज़ें शुरू होती हैं और ये जो वॉर है ये कहलाता है 6 डेज़ वॉर। तो यहाँ से ये जो है चीज़ें शुरू हुई। अगर हम वर्तमान में देखें कि अभी वो कौन कौन से इलाके हैं जिन पर इज़राइल का कब्जा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 6 डेज़ वॉर के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम पर इज़राइल का कब्जा हो गया है। हालांकि गाज़ा के कुछ हिस्से उसने जो है वापस कर दिए हैं। यानी हमने देखा था कि 6 डेज़ वॉर के बाद क्या होता है, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाज़ा पर कब्जा कर लेता है इज़राइल। बाद में इज़राइल क्या करता है कि गाज़ा का कुछ हिस्सा लौटा देता है, लेकिन वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर अपना कब्जा कायम रखता है। वर्तमान की बात की जाए तो जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं या ज़्यादातर जो फ़िलिस्तीनी हैं वो गाज़ा और वेस्ट बैंक में ही रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इज़राइली लोग उन पर जुल्म करते हैं या उन्हें इज़राइली जुल्म का सामना करना पड़ता है। हालांकि 1993 में जो ओस्लो सहमति समझौता हुआ है या ओस्लो समझौता हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ओस्लो समझौता। तो 1993 में जो ओस्लो समझौता हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो हिस्सा इज़राइलियों के पास है उसमें इज़राइली अपनी सरकार चुन सकते हैं, यानी जो हिस्सा यहूदियों के पास है उसमें यहूदी अपनी सरकार चुन सकते हैं, और जो हिस्सा फ़लस्तीनियों के पास है उसमें फ़लस्तीनी अपनी सरकार चुन सकते हैं। यानी ये दो जो बड़े समुदाय हैं इनको अपनी अपनी सरकारें चुनने का यहाँ पर हक है। अब इज़राइल में तो बाकायदा एक डेमोक्रेसी चल रही है, सबको पता ही है, जिसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वहीं हम बात करें अगर फ़लस्तीनियों की, तो जो फ़लस्तीनियों के पास हिस्सा है वहाँ पर कोई ऐसी खास डेमोक्रेसी नहीं है। और 2014 से यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो है हमास की। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसने ये कसम खा रखी है कि हम इज़राइल को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर करके हमास जो है रॉकेट द्वारा हमला करता रहता है इज़राइल के ऊपर। हालांकि इज़राइल सक्षम है और इन हमलों का वह कड़ा जवाब देता है। तो ये इसकी पूरी जो है स्टोरी है। अब इस सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम विद्यार्थियों एक ऐसी जगह है जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए एक बराबर है, या यरूशलेम एक ऐसी जगह है जो 3 धर्मों की मान्यता एक साथ रखता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए यरूशलेम में किन किन धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं, तो हम आंसर करेंगे इस्लाम, यहूदी और ईसाई। अब ये जो यरूशलेम है ये इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में विवाद का कारण है।
पूर्वी यरूशलेम में एक मस्जिद है जो अभी बहुत चर्चा में रही, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ये जो मस्जिद है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और इस्लाम में इस मस्जिद को तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। अगर हम देखें इससे पहले की दो कौन सी हैं तो सबको पता है, पहली है मक्का, दूसरी है मदीना और तीसरी है अल अक्सा मस्जिद। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले जो अल अक्सा मस्जिद है, इस मस्जिद के परिसर में यानी इस मस्जिद के कंपाउंड में एक दीवार है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पल माउंट जो है ये बहुत ही पवित्र दीवार है, जिसको इजरायली किंग जो हैं उन्होंने इसको बनवाया था, जिनका नाम था किंग सोलोमन। उन्होंने बेसिकली एक मंदिर बनवाया था और वो मंदिर तो नष्ट हो गया, लेकिन उस मंदिर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ये दीवार है। तो इजरायलियों के लिए ये दीवार बहुत ज़्यादा पवित्र है। अब होता ये है, चूँकि ये अल अक्सा मस्जिद के अंदर है और यहूदियों का पवित्र स्थल है, चूँकि विवाद ना हो इसलिए वर्तमान में स्थिति ये है कि इस दीवार पर, इस पवित्र स्थल पर यानी टेम्पल माउंट पर यहूदियों को जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इजरायलियों में गुस्सा रहता है कि हमारा एक पवित्र स्थल जो है उसमें हमें जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि जो अल अक्सा मस्जिद है उसमें फ़लस्तीनी यानी मुस्लिम लोग हैं वो आ जा सकते हैं। तो ये भी एक समस्या का कारण है। अगर हम देखें और अगर हम यरूशलेम की बात करें तो इज़राइल का ये दावा है कि पूरा का पूरा यरूशलेम ही हमारा है, और इज़राइल तो ये कई बार कह चुका है कि जो देश हैं वो हमारी राजधानी के तौर पे यरूशलेम को ही मान्यता दें। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें तो अमेरिका ऐसा पहला देश बना 2018 में जिसने ये कहा कि हम इज़राइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता प्रदान करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी नहीं मानता है। भारत के अनुसार जो इज़राइल की राजधानी है वो है तेल अवीव। ध्यान रखिएगा, तेल अवीव जो है वो इनकी राजधानी है। हालांकि ये बात कई बार कह चुका है इज़राइल कि सभी जो देश हैं वो यरूशलेम को ही हमारी राजधानी के रूप में मान्यता दें। लेकिन अगर कोई देश यरूशलेम को राजधानी के रूप में मान्यता देता है तो इससे एक सीधा संदेश ये जाएगा कि वह फ़लस्तीनी दावे को मानने से इनकार कर रहा है, वह ये नहीं मानता कि ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, जिससे एक ह्यूमन राइट वाला मुद्दा जो है खड़ा हो सकता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जबकि फ़लस्तीन क्या कहता है? फ़लस्तीन कहता है कि हमारी राजधानी है यरूशलेम, यानी यरूशलेम को लेकर भी विवाद है। इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है और फ़लस्तीन इसे अपनी राजधानी मानता है। हालांकि कब्जे की बात करें तो वर्तमान में कब्जा इस पर इजराइल का ही है। अब हम देखते हैं कि रिसेंट जो हमले हुए, जो दंगा फसाद हुआ, उसका कारण क्या है। तो हुआ ये है कि कुछ समय पहले फ़लस्तीनियों ने पूर्वी यरूशलेम से कुछ फ़लस्तीनी परिवारों को बेदखल किए जाने का जो है आदेश दिया। बेसिकली ये आदेश जो है वो दिया इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने। तो इजराइल ने ये कहा कि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी परिवार रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। और जब उनको हटाने के लिए लोग गए तो ऐसा माना, मतलब ऐसा जो है इजराइल ने अपने ऑफिशियल बयान में बताया है कि जब हमारे सुरक्षा बल यहाँ से गुजर रहे थे तो अल अक्सा मस्जिद से जो है हम पर पत्थरबाजी हुई और बाद में उसके प्रतिकार स्वरूप हमने वहाँ पर रबर बुलेट्स चलाई या फिर उन्होंने जो है आंसू गैस के गोले चलाए। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब अल अक्सा मस्जिद में एक हैंड ग्रेनेड भी पाया गया। तो बहुत ज़्यादा इसकी निंदा हुई कि मस्जिद में जब नमाज चल रही थी तो ऐसी स्थिति में इजराइल ने वहाँ पर हमला किया। सभी मुस्लिम देशों ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हालांकि रिसेंट हम देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर लिया है, जो मुस्लिम देश हैं, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं देश के रूप में, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आ जाती है। लेकिन अभी की हम बात करें तो जैसे सऊदी अरब हो गया या यूएई हो गया, है ना, इन देशों ने क्या किया है, इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी है। तो इन देशों ने भी काफ़ी आलोचना की कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर एक संघर्ष शुरू होता है यहाँ पर, जिसमें सुरक्षा बलों ने जब रबर बुलेट्स चलाई या जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो उसमें 300 से अधिक फ़लस्तीनी जो है घायल हो गए। अब अल अक्सा मस्जिद चूँकि बहुत ज़्यादा फेमस है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट मस्जिद है, तो जब ये सब हुआ तो गाज़ा पट्टी से जो हमास नाम का संगठन है उसने क्या किया, बहुत सारे रॉकेट यहाँ पर छोड़े और उन रॉकेटों की वजह से जो है इजराइल में कुछ तबाही हुई और बाद में फिर इजराइल ने भी प्रत्युत्तर के तौर पे अपने रॉकेट या अपनी मिसाइलें जो है गाज़ा की तरफ दागी। अब यहीं से ये जो है विवाद शुरू हो गया है, जो कि एक
युद्ध के रूप में तब्दील होता जा रहा है। आने वाले समय में ये क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये था इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री जो मैंने ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें।